हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं औरतों के समाज पर राज करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी स्वैग को। तो कहानी की शुरुआत में हमें साल 1500 ईस्वी का समय दिखाया जाता है, जब राजतंत्र था। बट यहाँ पर राजतंत्र कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इस समय पर राजाओं का नहीं बल्कि रानियों का राज होता था। असल में ये एक ऐसा समय है जब औरतें सब पर राज करती हैं। औरतें ही घर के बाहर काम करने जाती हैं और युद्ध वगैरह भी लड़ती हैं। वही जो मर्द होते हैं वो घर का काम करते हैं और अक्सर मुंह बंद करके हमेशा पर्दे में रहते हैं। औरतों का ये राज इस हद तक होता है कि इस समय लड़के पैदा होने पर उन्हें मार भी दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि तो लड़कियां ही क्योंकि हैं जो इनका वंश मानना को है कि आगे लड़कियां ही बढ़ाएंगी। हैं जो इस वंश को समय में आगे हम रुक्मणी बढ़ाएंगी। देवी नाम इस की समय में एक हम रानी को रुक्मणी देखते देवी हैं, नाम जिसके की एक राज्य रानी को में भी देखते यही हैं, हाल होता जिसके है। राज्य में भी और यही हमें हाल पता होता चल है। जाता और है कि हमें पता रुक्मणी के चल पहले जाता है कई कि संतानें रुक्मणी हो के चुकी हैं, पहले कई पर सभी संतानें हो लड़के थे, चुकी हैं, जिस पर वजह से सभी उन सभी लड़के को थे, जिस मार वजह से दिया उन गया। सभी को और मार अभी भी दिया वो गया। एक लड़की और की अभी आस भी वो लेकर एक बैठी लड़की हुई है। की आस लेकर। वहीं हम रुक्मणी देवी के पति भभूति को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी के राज से खुश नहीं था। वो सिर्फ नाम का ही राजा है, पर उसके हाथों में कुछ नहीं है। और अब भभूति इन सब चीजों से तंग आ गया था और जल्द ही वो कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है कि इससे बचना होगा। मतलब वो चाहता है कि हर तरफ मर्दों का राज हो जाए और औरतों को झुकना पड़े। इसके कुछ समय के बाद 1551 में होता भी ऐसा ही है और हर तरफ मर्दों का राज शुरू हो जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में एसआई भानु को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और अब वो रिटायर भी हो चुका है। भानु की पर्सनैलिटी की बात करें तो वो काफी रूड होता है और अपने पूरे कैरियर के दौरान उसने औरतों के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। साथ ही वो उन्हें रूडली हैंडल करता था, जिस वजह से भानु के रिटायर होने के बाद भी उसकी पेंशन वगैरह को रोक दिया जाता है, जिस वजह से भानु को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी भानु को किसी का लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम स्वागंतिक खानदान के आखिरी वारिस हो, इसीलिए तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर स्वागंतिक खानदान का खजाना अपने नाम कर लेना चाहिए। और ये पढ़ने के बाद तो भानु जल्दी से उस बताए हुए एड्रेस पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी एड्रेस पर महर्षि नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ वहां पर एक संस्था चलाता है, जहां पर इस संस्था का काम होता है कि ये राजा महाराजाओं के आखिरी वारिसों को ढूंढकर उन्हें उनके पूर्वजों का खजाना दे, जिसमें हम वहां के खानदानों को देखते हैं और सभी खानदानों पर खानदान के सभी लोगों का नाम लिखा होता है, जिसके साथ खानदान में आगे कौन पैदा हुआ उसके बारे में भी एक जगह बनी होती है। यहीं पर हम स्वागंतिक खानदान के खजाने को भी देखते हैं और इस खानदान का आखिरी महाराजा भभूति था, वही भभूति जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वह महर्षि और उसकी माँ को स्वागंतिक खानदान का खजाना उसके आखिरी वारिस को देना है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है कि ये खजाना तभी उस वारिस को मिलेगा जब वो वारिस एक लड़का हो, वरना वो आखिरी वारिस अगर कोई लड़की हुई तो ये खजाना महर्षि और उसके परिवार वालों को ही मिल जाएगा। जिससे ये समझा जा सकता है कि महर्षि तो यही चाहेगा कि खजाना उसका हो जाए और स्वागंतिक खानदान का आखिरी वारिस एक लड़की निकले। लेकिन इसी के साथ एक श्राप भी खजाने से जुड़ा होता है, जिस बारे में हमें आगे अच्छे से पता चलेगा। पर अभी ये समझ लीजिए कि ये श्राप महर्षि के खानदान को लगा हुआ है कि जब तक स्वागंतिक खानदान के आखिरी वारिस का नाम उसके खानदान के ट्री नाम पर नहीं जोड़ा गया, तब तक महर्षि परिवार में सिर्फ लड़कियां ही जन्म लेंगी और ये श्राप मिला है इनको। और जिस दिन महर्षि के परिवार में लड़के का जन्म होगा, उस दिन ये समझ लेना कि स्वागंतिक खानदान का आखिरी वारिस कोई लड़की है या फिर कोई है ही नहीं, और फिर ये खजाना हो जाएगा महर्षि का। यानी कि अगर महर्षि को लड़का हुआ तो श्राप के हिसाब से ये प्रूव हो जाता है कि स्वागंतिक खानदान का आखिरी वारिस कोई लड़का नहीं है, और अगर आखिरी वारिस कोई लड़का नहीं है तो ये खजाना अपने आप महर्षि और उसके परिवार का हो जाएगा। इसी वजह से हम कहानी में महर्षि को एक लड़का पैदा करने की जिद पर देखते हैं, जहां इस जिद में उसकी 3 बेटियां पैदा होती हैं और इस वक्त भी उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इस बार महर्षि ने आस होती है कि लड़का ही पैदा होगा
और श्राप टूट कर पूरा खजाना उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सौगंधिक खानदान का जो आखिरी वारिस था, यानी कि वो वारिस जिसका नाम खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है, उस वारिस का नाम है वीर। लेकिन वीर के परिवार का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए, कितने बेटे या बेटियां हुई, इसके बारे में महर्षि के परिवार को कुछ भी पता नहीं होता, जिस वजह से वो वीर को कई सालों से ढूंढ भी रहे हैं। और तभी वहां पर भानु आ जाता है और कहने लगता है कि मैं सौगंधिक खानदान का आखिरी वारिस हूँ, मुझे खजाना दे दो। महर्षि की माँ कहती है कि शायद तुम सच कह रहे हो, क्योंकि सभी खानदान के लोगों का नाम खानदान के बोर्ड पर लिखा है, उन सभी के फोटो भी वहां पर लगे होते हैं। तो उसमें वीर का फोटो भी होता है और भानु भी काफी हद तक उसके जैसा ही दिख रहा होता है। लेकिन खजाना देने से पहले महर्षि भानु से कहता है कि सुनो, अगर तुम सच में इस खानदान के असली वारिस हो तो जरूर तुम्हारे पास एक खानदानी प्लेट होगी, वो प्लेट हमें ला कर दो। भानु उस प्लेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद और यहाँ समय भानु का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने जवानी के समय में अपनी वाइफ रेवती के साथ रहता था और उसी वक्त रेवती प्रेग्नेंट भी थी। अचानक से रेवती भानु को छोड़कर चली गई, जिसके बाद रेवती कभी नहीं लौटी और भानु डिप्रेशन में चला गया। अब हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास सौगंधिक खानदान का वो प्लेट होता है, जिसे वो बेकार समझने के बाद कबाड़ी वाले को दे देती है। और फिर होता कुछ ऐसा है कि आगे जाकर वो प्लेट महर्षि और उसके लोगों को मिल जाता है और तब कबाड़ी वाले के जरिए वो पता लगा लेते हैं कि ये प्लेट कहाँ से आया है। महर्षि फिर अनु से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये प्लेट किसने दिया। तब वो कहती है कि ये प्लेट मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर महर्षि अनु को अपनी माँ से मिलवाने को कहता है। अनु भी उनको लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर अनु की माँ एडमिट हुई थी। महर्षि देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि इस प्लेट के मिलने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि अनु ही इस खानदान की आखिरी वारिस है और वो लड़की है, यानी कि अब ये खजाना महर्षि के परिवार को मिल जाएगा, क्योंकि इससे उसका शाप टूट जाएगा। और ना महर्षि फिर अनु को अपने घर पर लाता है, अपनी माँ को सब बताता है कि अनु सौगंधिक खानदान की आखिरी वारिस है। और जैसे महर्षि की माँ भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरी वारिस लड़की है, तो अब खानदान आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब अनु का नाम सौगंधिक खानदान के फैमिली ट्री पर जोड़ने का समय आता है, जिसका एक बड़ा रिचुअल और पूजा वगैरह करने के बाद ही नाम को फैमिली ट्री पर जोड़ा जा सकता है और उसके बाद ये खजाना महर्षि का हो जाएगा। और इसके लिए महर्षि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द खजाना चाहिए। तभी वहां पर भानु आकर कहता है कि लड़कियां कब से खानदान की बारिश होने लगी। महर्षि के घर फिर एक लेटर आता है, जिस पर लिखा होता है कि सौगंधिका खानदान का आखिरी वारिस एक लड़का है। उसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूजा को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अब हमें समीर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि भानु की तरह ही दिखता है और इंस्टाग्राम रील इन्फ्लुएंसर है, मतलब बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी एक भी रील वायरल नहीं हुई है। समीर फिर अपने दोस्तों के जरिए एक मॉडर्न ज्योतिषी के पास जाता है, जो उसे बता देता है कि बेटा तुम अपने रील्स में ये चीजें करो तो तब तुम्हारी रील वायरल हो जाएगी। समीर भी ज्योतिषी की बात मानकर वैसा ही करता है और उसकी रील वायरल भी हो जाती है। आगे समीर अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुंडली चेक करवाने के लिए उसी ज्योतिषी के पास आता है और समीर की खराब किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। समीर की गर्लफ्रेंड ज्योतिषी की बेटी ही निकलती है और ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि इस लड़के से तुमने प्यार किया, ये गधा ये रील्स बनाता है, ना तो इसे अपने परिवार का पता है और ना ही अपने माँ बाप का। और ये बातें समीर को हर्ट कर जाती हैं। वो घर आ जाता है। घर पर समीर को 2 लेटर्स मिलते हैं। पहला तो लेटर वैसा ही होता है जैसा भानु को मिला था, यानी कि तुम सौगंधिक खानदान के आखिरी वारिस हो और तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर अपने खानदान का खजाना लेना चाहिए। पर दूसरे लेटर में कुछ अलग बातें लिखी होती हैं। उस लेटर में भानु और रेवती के बारे में लिखा होता है। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि रेवती ही समीर की माँ है, यानी कि भानु इसका बाप है। उस लेटर में हमें भी पता चल जाता है कि जब रेवती प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके 4-5 बार मिसकैरेज हो चुका था, जिसके बाद वो जब 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने भानु को छोड़ दिया और उसे छोड़कर कहीं दूर चली गई।
जिससे समीर को पता चलता है कि उसका पिता भानु है और उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था। असल में रेवती के जितने भी मिसकैरेज हुए थे उसका कारण भानु ही था। भानु को चाहिए था लड़का, लेकिन जब भी रेवती प्रेग्नेंट होती तो उसके पेट में हमेशा लड़की होती, जिसके चलते भानु हमेशा रेवती के बिना जाने उसे गलत दवा खिलाता और रेवती का मिसकैरेज हो जाता था। आगे जब रेवती प्रेग्नेंट हुई और उसको बेटा होने वाला था, तब रेवती को अपने मिसकैरेज का ये सच पता चल गया कि उसके पीछे भानु का हाथ है, जो उसके बच्चों को बर्बाद कर रहा था। इसी वजह से वो भानु को छोड़कर चली गई और इस वक्त भानु महर्षि के यहाँ पर होता है और अपने खजाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि स्वागंतिक खानदान के 2 वारिस हैं और दोनों ही जुड़वा लड़के हैं। फिर कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में साल 1500 में, जब रानी रुक्मणी को हर बार लड़का ही होता था और वो सभी लड़कों को बार बार मारकर थक चुकी थी। तब आखिर में वो अपने एक लड़के को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन उसका नामकरण होता है। लेकिन उसके बीच में भभूति बार बार कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे उसका नामकरण होता ही नहीं। इसके बाद उस राज्य का राजगुरु रानी से कहता है कि सुनो, एक बार इस बच्चे को महाराज का नाम देकर देखते हैं, शायद तब ये अड़चने ना आए, जिसके लिए रानी मान जाती है। और फिर बच्चे के नाम के साथ भभूति का नाम भी जोड़ दिया जाता है, जो कि असल में भभूति का ही प्लान था, क्योंकि वो सोचता था कि एक बार उसका नाम आ गया तो खानदान में सिर्फ लड़कों का ही बोलबाला होगा। और इसी वक्त से मर्दों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मर्द हर जगह राज करने लगते हैं और यहाँ से औरतें पर्दे में रहना शुरू कर देती हैं। और ये सब देखकर भभूति बहुत खुश होता है। यहाँ पर राजगुरु भभूति से कहता है कि महाराज, अगर आपके खानदान में लड़की का जन्म हुआ तो मर्दों का वापस वही गुलामी वाला समय आ जाएगा। इस पर भभूति राजगुरु को श्राप दे देता है और कहता है कि मेरे खानदान में जो भी जन्म लेगा तुम्हें उसका नाम दर्ज करके रखना होगा, वरना तुम्हारे खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी, और अगर मेरे खानदान का वारिस लड़का हुआ तो भी तुम्हारे खानदान में लड़कियां ही पैदा होंगी। तब ये सुनकर राजगुरु को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसको उल्टा एक और श्राप दे देते हैं कि आपके खानदान के वारिस को खुद आकर मेरे परिवार के पास अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा, वरना आपका खजाना मेरे परिवार का हो जाएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि राजगुरु का परिवार ही आज के महर्षि का परिवार है और यह श्राप अभी भी चल रहा है। इस वक्त महर्षि की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसकी लड़की ही होती है, जिसका कारण यही होता है कि महर्षि ने स्वागंतिक खानदान के उस आखिरी वारिस का नाम अभी तक दर्ज नहीं कराया। अभी इसी वजह से महर्षि के परिवार को फिर से लड़की हुई और इसी के साथ ये भी प्रूफ हो जाता है कि स्वागंतिक खानदान का आखिरी वारिस लड़का ही है। अब हम समीर को देखते हैं जो लेटर पढ़कर महर्षि के घर जा रहा होता है। वहीं उसी रास्ते में उसे भानु भी गुजर रहा होता है। अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते हैं। वहां पर हम किसी और को भी देखते हैं जो कि होता है विभूति, और विभूति वो है जो सभी को ये लेटर्स भेज रहा था। वो एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि भानु, समीर और विभूति का चेहरा एक जैसा ही होता है। सबका चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता, जिसके पीछे का क्या कारण है बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है। अब विभूति से हम वीर की कहानी को सुनते हैं। वही वीर जो अभी तक स्वागंतिक खानदान के फैमिली ट्री में आखिरी वारिस है। तो हुआ ये था कि वीर को भी पता था कि वो इस खानदान का है और उसे भी खजाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ कई सारी बेटियां हो गईं और एक भी बेटा नहीं हुआ, जिस वजह से उसे खजाना नहीं मिल रहा था। साथ ही महर्षि के जो पिता थे, जो कि उस वक्त खजाने की रखवाली कर रहे थे और वीर के साथ भी थे, उन्हें भी लगातार बेटियां ही हो रही थी। जिसके बाद अचानक एक दिन ये हुआ कि वीर को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिसमें वो बड़ा खुश हो गया कि अब उसे खजाना मिल जाएगा। उस वक्त वीर के मामा को भी बस बेटियां हो रही थी, इसीलिए वीर ने अपने एक बेटा अपने मामा को दे दिया, क्योंकि वो वीर अपने मामा की मदद करना चाहता था और वैसे भी वीर को बस एक ही बेटे की जरूरत थी। जिसके बाद वीर अपने बेटे का नाम फैमिली ट्री में दर्ज करवाने गया, जहां महर्षि के पिता ने बोला कि इसमें नाम दर्ज कराने के लिए तुम्हें दोनों बेटों को लाना होगा, क्योंकि जब तुम अपने दोनों बेटों को लेकर आओगे तभी मेरे घर में भी बेटा होगा। लेकिन जब वीर अपने दूसरे बेटे को अपने मामा के पास वापस लेने गया, तब वीर को पता चला कि उसके मामा ने अपना बोरिया बिस्तर पैक करके
कहीं और हमेशा के लिए शिफ्ट कर लिया है। यानी कि अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है और अब उसे खजाना नहीं मिलेगा। ये समस्या थी। वहीं दूसरी ओर महर्षि के पिता के घर में बेटे ने जन्म ले लिया था। जो बेटा था महर्षि, और जब बेटा हुआ तो खजाना महर्षि के परिवार का हो गया। इसीलिए करंट में ये परिवार काफी अमीर है, लेकिन अभी भी स्वागंतिक खानदान के दूसरे कुछ खजाने बाकी हैं जो किसे मिलेंगे। इसी पर हम ये करंट स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वीर को पता चल गया था कि उसका मामा कहीं और चला गया है, तो उस दिन के बाद से उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि उसे खजाना नहीं मिलेगा और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन तभी एक दिन वीर को पता चला कि उसका जो बेटा है वो एक ट्रांसजेंडर है और वो कोई और नहीं, वो विभूति ही है। ये बात उस समय वीर को अच्छी नहीं लगी कि उसका बेटा एक ट्रांसजेंडर है। इसी वजह से उसने एक दिन अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया और पूरे परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया। जिसके बाद विभूति ने अकेलेपन में ही अपना बचपन काटा और बड़े होकर उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया, जो बच्ची थी अनु, यानी कि विभूति ही अनु की माँ है। एक तरफ से अब अनु के पास जो खानदानी प्लेट आया था वो भी उसे विभूति ने ही दिया था और वो प्लेट विभूति को बचपन में उसके घर में मिला था। इस तरह से उनके पास वो प्लेट पहुंचा। पर तभी भी अनु बड़ी होकर विभूति यानी कि अपनी माँ को ट्रांसजेंडर होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई और अपनी माँ को छोड़कर वो भी अकेले रहने लगी। तब आगे हमें पता चलता है कि उस वक्त विभूति रेवती से मिलने गया था। उस समय की बात हो रही है जब भानु को अकेले छोड़कर वो अकेले शहर में रहने गई थी। उस वक्त रेवती प्रेग्नेंट थी और उस समय विभूति ने प्रेगनेंसी में उसकी मदद भी की थी। फिर रेवती ने वहां पर समीर को जन्म दिया था। और एक और बात है कि विभूति को खजाने के बारे में तो पता ही था, लेकिन किन्नर होने की वजह से शायद ये खजाना उसको ना मिले। यही सोचकर विभूति अपने परिवार वालों को एक लेटर लिखता था ताकि किसी एक को वो खजाना मिल जाए। और ये कहानी सुनने के बाद समीर विभूति को बहुत ही ज्यादा थैंक्स करता है, क्योंकि उसी की वजह से समीर बिल्कुल सही सलामत है और इस दुनिया में आ पाया। दूसरी ओर हम वीर को महर्षि के घर पर देखते हैं, जो अपने बच्चों से मिलने और खजाने के लिए आया होता है। वहाँ भानु भी होता है और फिर भानु को पता चल जाता है कि उसका असली पिता वीर है और जो अभी तक उसका पिता बना हुआ था वो वीर का मामा है। वहीं वीर जब भानु को देखता है तो वो उसे समझ लेता है विभूति और सोचता है कि अरे विभूति मर्द बन गया है। जिसके बाद होता है ये है कि वीर को राजा घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि वीर आखिरी वारिस है और उसका बेटा भी है। भानु पर तभी वहां पर विभूति यानी कि असली वाला और समीर आ जाते हैं। वहीं हम भानु के मन में खजाने के लालच को देख पाते हैं, लेकिन खजाना पाने के लिए भानु का कोई बेटा होना चाहिए, तभी तो भानु राजा बनेगा और तब उसको खजाना मिलेगा। भानु भी बड़ी चालाकी से समीर को अपना बेटा बनाने के लिए कहता है और बदले में उसे खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात करता है, जबकि असल में समीर भानु का ही बेटा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता। और यहाँ पर भानु का ट्रिक काम कर जाता है और उसे राजा बना दिया जाता है। जब फैमिली ट्री में विभूति और भानु का नाम दर्ज होने वाला होता है, तब विभूति सबको डांट देती है, ये कहते हुए कि तुम सब लड़कियों में और लड़कों में फर्क करते हो, लेकिन जैसे ही खजाने की बात आई तो सभी को अपना बनाने लग जाते हो। और यहाँ से भानु की सोच काफी बदल जाती है। फिर विभूति के बारे में सुनकर अनु को भी बहुत अच्छा लग जाता है और वो फिर से अपनी माँ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद विभूति भानु को रेवती का एक लेटर देती है, जो उसे रेवती ने बहुत समय पहले लिखा था, क्योंकि उस लेटर को देने के बाद रेवती की मौत हो गई थी पास्ट में। विभूति लेटर देखकर वहां से अनु के साथ चली जाती है। भानु फिर उस लेटर को पढ़ता है कि मैं समाज में लड़के और लड़कियों के ऊपर जो ये सोच है कि लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, इसे बदलना चाहती हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पति ही ऐसी सोच वाला निकलेगा। और भानु पूरा लेटर पढ़ता है तो बहुत दुखी हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर मूवी के एंडिंग में भानु खजाने के पैसे से एक बड़ा सा स्कूल खोलता है, जहाँ किसी भी जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।